नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 26 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है ये सीबीआई चीफ की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ हम देखेंगे वो है एडिबल ऑयल, जो खाना पकाने में जो तेल काम में आता है उसमें महंगाई को लेकर के दूसरा आर्टिकल देखेंगे। तीसरा आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि कोविड-19 के चलते लगभग 577 ऐसे बच्चे हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के पास में जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग कि 577 बच्चे जो हैं वो अनाथ हो गए हैं। दोनों माँ बाप की डेथ हो गई है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। इस आर्टिकल को देखेंगे कि हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान के द्वारा एक ऑर्डर डिक्लेयर किए गए थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा फिर आगे हम एक्सप्लेन पेज पे वहाँ से एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वो ये है पेडियाट्रिक सिंड्रोम से रिलेटेड कि छोटे बच्चों में कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद में क्या कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। बाकी और कोई सा भी आर्टिकल इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने के लिए हाँ ये देखेंगे वाला, जिसको शॉर्टेज ऑफ ब्लैक फंगस ड्रग के बारे में जानेंगे। इस आर्टिकल को भी आगे देखते हैं। इकोनॉमी पेज पे देखें तो हम एक आर्टिकल देखेंगे इंश्योरेंस एफडीआई रूल से रिलेटेड कि क्या चेंजेस लाए गए हैं। इसके अलावा जो हम दूसरा आर्टिकल देखेंगे वो ये जीडीपी ग्रोथ जो है लास्ट क्वार्टर में 2020-21 में 1.3% रही है। और बाकी आर्टिकल जितने भी न्यूज़ हैं उनकी समरी लास्ट में ले लेंगे। एक बार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ है सीबीआई के चीफ के तौर पे एस.के. जायसवाल को फाइनल अप्रूवल मिल गई है। और आप देखोगे जो दूसरे और कॉम्पिटिटर्स थे, एक तो थे राकेश अस्थाना और एक का नाम था मोदी करके और थे, तो उनको अप्रूवल नहीं मिला है। तो अभी आप देखोगे कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो 3 मेंबर्स की कमेटी है, जिसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक होते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट, दैट मीन्स लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो कि अभी कांग्रेस के लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, वो थे लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और प्लस में सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इन तीनों में से जो मेजोरिटी जिस तरफ फेवर कर देती है उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो ऐसे में सुबोध कुमार जायसवाल का जो ये अभी फाइनल आप देखोगे अपॉइंटमेंट होना, ये जो हुआ है इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फेवर किया, प्राइम मिनिस्टर ने इनका फेवर नहीं किया था। पर अल्टीमेटली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कानून के हिसाब से हमें काम करने की ज़रूरत है, रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, तो उसके हिसाब से ही इनका अपॉइंटमेंट फाइनलाइज किया गया है, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। एस.के. जायसवाल की बात करें, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अब वो देखते हैं कि कौन कौन से प्रोविजंस को ध्यान में रख करके ये अपॉइंटमेंट देखा गया है। इसमें सबसे मेन बात आ रही है कि मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक स्टेटमेंट में एक गाइडलाइंस डिक्लेयर की थी और उन गाइडलाइंस में ये कहा था कि अगर आप कुछ भी अपॉइंटमेंट करते हो, जैसे कि किसी भी आईपीएस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट आप करते हो, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे बताया जा रहा है सीबीआई के चीफ के तौर पे, तो कम से कम उनके पास में 6 महीने का रिटायरमेंट का टेन्योर उनके पास में बचना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रकाश सिंह के केस एप्लीकेशन के बेसिस पे, प्रकाश सिंह एक रिटायर्ड आईपीएस है, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी ऑफिसर की सीबीआई चीफ के तौर पे अपॉइंटमेंट नहीं होगी अगर उनके पास में 6 महीने से कम का टाइम बचा हुआ है रिटायरमेंट के लिए। तो इसका मतलब हो गया कि कम से कम 6 महीने का टाइम तो होना ही चाहिए। और इसके अलावा अब ये जो एक आप कह सकते हो ना प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुबोध कुमार जायसवाल के फेवर में वोट किया कि हाँ इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए सीबीआई के चीफ के तौर पे, क्योंकि इनके पास में रिटायरमेंट से पहले टाइम है, 6 महीने से ज़्यादा का टाइम है। तो यही प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं दूसरी जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ, इनके चीफ के तौर पे भी किसी को अपॉइंट किया जाए तो बोला इसी तरीके की इन्हीं गाइडलाइंस को कहीं ना कहीं फॉलो करने की ज़रूरत है। तो 2019 की ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, एक तो ये ध्यान रखने वाली है। दूसरा, जो भी पुलिस डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी डिपार्टमेंट्स हमारे लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनकी अगर बात करें तो उनके चीफ के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अलग अलग वर्डिक्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें एक तो है प्रकाश सिंह जजमेंट जो कि डीजीपी की पोस्ट के लिए है, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट में कैसे पोस्टिंग होनी चाहिए, क्या कंडीशंस है। तो प्रकाश सिंह जजमेंट जो है वो तो देखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो आई थी ना प्रकाश सिंह केस में, वो तो स्टेट पुलिस से रिलेटेड है। इसके अलावा सीबीआई के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो अभी जो मुद्दा अभी हमने देखा ना,
जो सुबोध कुमार जायसवाल की जो पोस्टिंग हुई है, उसमें एक केस है जिसमें जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम है विनीत नारायण जजमेंट। एक तो इसको ध्यान में रखा जाता है, एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो एक्ट है, सीवीसी एक्ट है उसका, और एक लोकपाल एक्ट, इन तीनों को ध्यान में रख करके अपॉइंटमेंट फाइनलाइज की जाती है। इसके अलावा आप देखोगे कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिए हैं उसका ये है कि अभी सीबीआई में भी हमने ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है 2019 की, उसी को हमने ध्यान में रख के अपॉइंटमेंट दिए हैं, तो क्यों ना हम आईबी में और रॉ में भी चीफ के अपॉइंटमेंट्स में इनका ध्यान रखा जा सके। ठीक है, तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था जिस पर हमने अभी ध्यान दे लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि एडिबल ऑयल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि पिछले 11 सालों में सबसे ज़्यादा अभी प्राइसेस चल रही हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट मेन जो बात है वो तो ये कि सप्लाई साइड में प्रॉब्लम आ गई कि जिन स्टेट्स में हमारे यहाँ पर एडिबल ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है ना, वहाँ पे लॉकडाउन्स लगाए जा रहे हैं पेंडेमिक के चलते, तो वो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं रुक गया। तो ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया गया, बिजनेस हाउसेस के जो लोग हैं उनको बुलाया गया, और एक ये एफर्ट लगाने की बात की गई कि कैसे भी करके एडिबल ऑयल की जो प्राइस है उसको रिड्यूस किया जा सके। अब देखो हमारे यहाँ पर जितना भी हम और एडिबल ऑयल कंज्यूम करते हैं ना ऑल ओवर इंडिया, उसका 60% तो हम इंपोर्ट करते हैं। तो ऑयल की अगर बात आए ना, तो आप आंख मीच करके इंपोर्ट डिपेंडेंसी तो आप लिख सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्रूड ऑयल जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं उसमें भी हमारी डिमांड जितनी है उसका 85% हमारी डिमांड इंटरनेशनली इंपोर्ट करके फुलफ़िल करते हैं। और एडिबल ऑयल, जिस ऑयल को हम हमारे खाने में यूज़ करते हैं, उस खाद्यान्न वाले जो तेल है ना, उसमें भी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं 60% हमारी डिमांड इंटरनेशनली इंपोर्ट करके की जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि 60% तक हमारी जो डिमांड है हम इंटरनेशनली इंपोर्ट करके करते हैं, जिसमें मलेशिया से इंपोर्ट होता है कुछ, ठीक है, चाइना से भी इंपोर्ट किया जाता है एडिबल ऑयल। ये कंटेंट यहाँ पे बताया हुआ है। अब यहाँ पे प्राइस का आप देखो कि कितना ज़्यादा राइज हो गया है। मई 2010 के टाइम पे प्राइस इस लेवल की हुआ करती थी, 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक वेरी कर रहे थे। ये ग्राउंडनट ऑयल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, जो ये सूरजमुखी के तेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल की, सोयाबीन का तो होता ही है तेल, ऐसे ही पाम ऑयल की बात करो और वनस्पति तेल की बात करो। अभी रेट्स आप देखो कितनी चल रही हैं, मिनिमम 128 रुपीज़ पर किलोग्राम से लेकर के ग्राउंडनट ऑयल की प्राइस चल रही है 175.55, जो कि रिसेंटली चला करती थी। आप कंपैरिजन करो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि 164 रुपये के भाव अभी चल रहे हैं 1 किलोग्राम, जो कि हुआ करता था, आप देखो यहाँ पर आते आते लगभग 55 या 60 रुपये किलो हुआ करता था। 100 रुपये से भी ज़्यादा प्राइस राइज हो चुका है 1 किलोग्राम के ऊपर। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं चिंता की बात ही है। इसमें मेन वजह क्या है? इंटरनेशनली हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंटरनेशनली भी कहीं ना कहीं मार्केट में डिस्ट्रप्शन है। दूसरी तरफ अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस राइज होती है, उसके अगर प्रोपोर्शन में हमारे यहाँ पर प्राइस राइज हो, देखो वो तो चलता है कि हाँ इंटरनेशनल प्राइस राइज हो गई और 60% हमारी डिमांड है वो इंपोर्ट करके हम फुलफिल कर रहे हैं, तो प्राइस राइज इंटरनेशनली हो रही है, तो उसका असर डोमेस्टिक प्राइसेस पे पड़ेगा। पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर प्राइस राइज कुछ ज़्यादा ही देखा जा रहा है। उसकी वजह है डोमेस्टिक सप्लाई में डिसरप्शन। और उसकी वजह क्या है? जो भी एडिबल ऑयल सप्लाइंग कंट्री स्टेट्स हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं लॉकडाउन्स का लगना। तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए अभी बातचीत आगे बढ़ चुकी है। अब देखते हैं कितना क्या आगे काम हो पाता है। इसके अलावा एक ये इंपॉर्टेंट लास्ट में डेटा है कि 2019-20 का अगर डेटा देखिए तो हमारे यहाँ पर नवंबर अक्टूबर के टाइम बता रहे हैं कि इंडिया के डोमेस्टिक वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन की कैपेसिटी देखें तो 8.5 मिलियन टन रही थी, जो कि इंपोर्ट के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि इंपोर्ट कितना किया गया? 13.5 मिलियन टन। तो देख सकते हो आप कितना कम है, जिसमें इंपोर्ट में हम ज़्यादा क्या करते हैं? पाम ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। ये इंपोर्ट वाली कैटेगरी आप जरूर देखोगे, क्योंकि 2019 में क्वेश्चन आया हुआ भी है कि इंडिया मतलब सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्या करता है, ऐसे कुछ समथिंग था वो, ठीक है, उसमें एडिबल ऑयल आंसर था उसका, ठीक है। तो ऐसे में ये इंपोर्ट से रिलेटेड ये डेटा माइन्यूट डेटा है, दिखने में तो यूँ लगता है कि पता नहीं इंपॉर्टेंट है कि नहीं, पर क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं अब।
नेक्स्ट न्यूज़ है कि कोविड-19 के नंबर्स तो हमने बहुत देखे, बट जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके नंबर्स अभी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके नंबर हो गए 577। और ये तो चलो डेटा बताया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। अब देखने वाली बात यह है कि इन 577 चिल्ड्रन को कैसे ट्रीट किया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं कोई अडॉप्ट करे, उसके लिए प्रोविजंस रखे जा रहे हैं, बट अडॉप्शन में भी क्या ये रिस्क आ रही है चाइल्ड ट्रैफिकिंग की, कि जो बच्चे अपने माँ बाप को खो चुके हैं इस बीमारी के चलते हैं, आज उनको कौन सहारा देगा। ठीक है, तो उसमें एक अडॉप्शन भी एक ऑप्शन आता है, पर उसमें प्रॉब्लम आ रही है चाइल्ड ट्रैफिकिंग की, बच्चे का कहीं गलत यूज़ ना कर ले या बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ और प्रोविजंस भी रखे गए हैं, जिनमें फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये रखी जा रही है कि जो आसपास के जो रिलेटिव्स हैं, अगर वो ही उन बच्चों को संभाल लें तो ऐसे में उन बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होने से या उनको परेशान होने से बचाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें, इन बच्चों के जो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है उसका भी वो सामना कर रहे हैं। तो अडॉप्शन में तो देखो रिस्क ये है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग होने के डर रहता है। दूसरी तरफ हैंडओवर कर दिया जाए कि जो पर्टिकुलर घर वाले हैं वो अगर वो संभाल ले तो ठीक है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि अडॉप्शन अगर किया जा रहा है, किसी भी बच्चे का कोई भी अडॉप्ट कर रहा है, तो प्रॉपर साइबर सेल्स स्टैब्लिश कर दिए जाएं, जिससे कि अगर कोई मुद्दा आता है, रिपोर्ट आती है किसी भी चीज़ की, तो कि हाँ बच्चों की मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है कहीं ना कहीं, तो उनको ट्रैक किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए। साथ में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWCs जो हैं वो इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करेंगी कि ये जो अडॉप्शन का प्रोसेस है वो कैसे, कौन ले रहा है, कहाँ पर है, वो सारी डिटेल गेन करनी है। और हमारे यहाँ पर आप देखोगे ना तो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी ये काम करती है, ये गोद लेने का जो काम होता है ना उससे संबंधित। तो अब आपके लिए टास्क आ गई है, कारा से रिलेटेड आपको खुद को पढ़ना है UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से, CARA सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। ठीक है, और मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से ये भी कहा है कि कहीं पर कोई भी डिस्क्रिपेंसी, कहीं पर कोई भी लापरवाही, कुछ गड़बड़ दिखाई दे तो चाइल्ड हेल्पलाइन भी लॉन्च कर दी 1098। उस पर भी आप कॉल करके बता सकते हो कि बच्चों के साथ में अत्याचार या कुछ एट्रोसिटीज़ यहाँ पे कंडक्ट हो रही है। तो ये था पूरा मुद्दा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रंट पेज से ही कि अभी राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा सिंगल जज बेंच, और वो जज कौन थे, प्रकाश भंडारी, उन्होंने एक ऑर्डर डिक्लेयर किया था। उस ऑर्डर में ये कहा था कि कोविड के टाइम पे अरेस्ट करना बंद है और बेल से रिलेटेड जो हियरिंग्स है उनको एक बार बंद कर दो, पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये हो रही है कि लोग जो हैं लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक सीनियर एडवोकेट है जिनका नाम है विजय हंसारिया। इनके द्वारा ये कहा गया कि जब से ये वर्डिक्ट या अपनी तरफ से ऑर्डर डिक्लेयर किए गए हैं, तब से यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है लॉ एंड ऑर्डर में, कि जो लोग कोविड रिलेटेड गाइडलाइंस जो सरकार ने डिक्लेयर कर रखी है कि हाँ घरों में रहो, मास्क पहन के निकलो, तो वो वायलेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। क्योंकि ये जो ऑर्डर दिया था ना जस्टिस भंडारी ने, उस ऑर्डर में ये कहा था कि अगर कोई भी ऐसा केस जिसमें पनिशमेंट 3 साल तक की हो, उससे ज़्यादा ना हो, एंड फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उस केस को ट्राई कर सके, तो ऐसे मुद्दों में अभी आप 17 जुलाई तक अरेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि जेलों के अंदर ऑलरेडी भीड़ है। और कहीं ना कहीं ये जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको आप अरेस्ट करोगे, जो ऑफेंडर्स हैं, वो एक कोविड कैरियर की तरह काम कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं बीमारी को फैलाने का काम कर पाएंगे। तो इस ऑर्डर को लेकर के हाई कोर्ट के ही दूसरे जजेस के द्वारा रिव्यू पिटिशन लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसको स्टे कर दिया। क्योंकि वजह क्या थी, जो मैंने आपको बताया कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का गलत फायदा उठाने लग गए। और जो CRPC का सेक्शन 438 है, जिसके अंडर में कोई भी अगर कोविड-19 को लेकर के कोई भी एक्शन लेता है, कोई भी गड़बड़ करता है, तो उसको पनिशमेंट दी जा सके, तो उस पर बैन ना लगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और नॉर्मल अभी जो फंक्शनिंग है वो चलती रहेगी। कहने का मतलब ये था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए एक्सप्लेन पेज पे। यहाँ पर फर्स्ट जो ये पेपर क्लिप वाला पोर्शन है उसमें हम देख रहे हैं पेडियाट्रिक सिंड्रोम, जो कोविड-19 से रिलेटेड। पेडियाट्रिक का मतलब हो गया बच्चों से संबंधित बीमारियाँ। ठीक है, बच्चों से संबंधित हम यहाँ पर बात करेंगे। तो कोविड-19 का इन्फेक्शन लगभग 250 बच्चों को हुआ UK में, और फिर इन्फेक्शन के बाद में कोविड रिलेटेड कुछ और कॉम्प्लिकेशन आने लग गई, जिसको बोला गया, अब यहाँ पे देख सकते हो उन सिम्टम्स को, जो भी लक्षण दिखाई दिए वो थे
पेडियाट्रिक इन्फ्लामेटरी मल्टी सिस्टम सिंड्रोम, जो कि SARS-CoV-2 से एसोसिएटेड थे। अब मल्टी सिस्टम सिंड्रोम का मतलब हो गया डिसफंक्शनैलिटी ऑफ मल्टी सिस्टम्स, मतलब बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो मिसफंक्शन करना शुरू कर गए थे। तो ऐसे में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जो कि उसमें ये कहा गया है कि अभी जो बच्चे कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना कर रहे थे SARS-CoV-2 के इन्फेक्शन के बाद में, ये जो कॉम्प्लिकेशंस आए, तो उसमें कहीं ना कहीं रिकवरी देखने को मिल रही है। अच्छा, इस मल्टी सिस्टम सिंड्रोम को क्या बोला जा रहा है? PIMS बोला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो इन्फ्लामेशन का मतलब आप कह सकते हो कि जो ऑर्गन्स हैं उनमें स्वेलिंग आना, वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो ऐसे 250 केसेस यूके में आए थे। पर हाँ, ये चीज़ ठीक है कि बच्चों की किसी की डेथ नहीं हुई, पर सिम्टम थे, किसी के गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम थे, मतलब पेट में गड़बड़ होनी शुरू हो गई, किसी के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे थे, किसी के हार्ट रिलेटेड कुछ सिम्टम्स आने लग गए थे। तो ये सिम्टम्स वो बच्चों में थोड़ा थोड़ा क्योर होने लग गए। पर हाँ, लगा टाइम 6 महीने का, मतलब 6 महीने पहले ये कॉम्प्लिकेशन आई, तो 6 महीने के बाद में अब वो थोड़ा सा रिलैक्स होने लगे हैं। पर वही चीज़ें साइकोलॉजिकल और जो फिजिकल स्ट्रेस है या ट्रॉमा है, उससे निकालने में बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। पर कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनके कॉम्प्लिकेशंस अभी बनी हुई है। पर सवाल ये था कि ये जो कॉम्प्लिकेशन है या जो मल्टी सिस्टम सिंड्रोम है, क्या इसका लिंक कहीं इससे एसोसिएटेड है क्या, कि जो बच्चे कोविड से इन्फेक्टेड हुए उनमें ये देखने को मिल रहा है? तो ये लिंक कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो पाया है। अब बच्चों में सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं? फीवर आना हो गया, रैशेज आना, बॉडी पे लाल धब्बे बन जाना, आँखों का इन्फेक्शन हो जाना, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स आ जाने, डायरिया हो गया, पेट का दर्द हो गया, नौजिया हो गया। ये कई चीज़ें ऐसी थी जिसके चलते कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के मल्टी ऑर्गन फेलियर तक की भी कंडीशन बन गई थी। पर हाँ, ऐसा हुआ नहीं, मतलब बच्चों में ज़्यादा। पर इन्फेक्शन का जो असर था कोविड के रिलेटेड, अब इसको आप क्या बोलोगे? जैसे ब्लैक फंगस है, ये क्या है? एक आप कह सकते हो कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हुआ कोविड इन्फेक्शन के चलते, और उसी के चलते कहीं ना कहीं इन बीमारियों ने भी अटैक कर दिया। तो उसी टाइप का एक ये सिंपल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देख सकते हो, सिस्टम सिंड्रोम देख सकते हो, मल्टीपल सिस्टम सिंड्रोम देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल है शॉर्टेज ऑफ ब्लैक फंगस ड्रग। इस आर्टिकल में देखो, ब्लैक फंगस को आपको पता ही है क्या साइंटिफिक नेम है? म्यूकोरमाइकोसिस, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसकी बीमारी के लिए काम में ली जाने वाली जो शॉर्टेज है वो है एम्फोटेरिसिन बी। अब इसमें क्या है, इसकी शॉर्टेज अभी चल रही है। शॉर्टेज के पीछे वजह क्या है? वो है रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है वो, जिसको हम बोलते हैं API। ठीक है, अब APIs जो है वो कहीं ना कहीं फुलफिल होते हैं। देखो, एक तो डोमेस्टिकली आप कहीं से फुलफिल करो या फिर इंटरनेशनल मार्केट से आप परचेज करो। तो हमारे यहाँ से अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है? हम चाइना के साथ में हमारा ट्रेड बहुत कम करना चाह रहे हैं। तो APIs जो है ना, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जिनको बोला था API, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हम चाइना की कंपनियों से ले सकते हैं। 50 से 60 किलो के लगभग, या 45 से 50 किलो के लगभग हम परचेज कर सकते हैं। तो बहुत सारी ड्रग्स का प्रोडक्शन आसानी से किया जा सकता है। पर वो जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए पहले भारत सरकार अप्रूवल दे, तब जाकर के हो। क्योंकि चाइना से हमारे अभी टेंशन चल रही है, तो उसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक चीज़ तो हमें बार बार आती है कि जब भी हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं ना हम यहाँ पे, तो हमें APIs की जो डिपेंडेंसी हमारी चाइना पे, वो अभी भी हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर पाए हैं। अभी भी हम डिपेंडेंट हैं चाइना पे। तो ऐसे में ड्रग को प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायरमेंट में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स APIs, और दूसरा ज़रूरत पड़ती है लिपिड्स की। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, सेकंड रॉ मटेरियल इसकी जिसकी कमी पड़ रही है वो है सिंथेटिक लिपिड्स, जिसका यूज़ किया जाता है इन ड्रग्स को बनाने में। इवन mRNA बेस्ड जो वैक्सीन्स हैं, जैसे कि ये जो फाइजर वाला वैक्सीन है वो mRNA बेस्ड है, तो उसमें भी लिपिड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों चीज़ों की, जो सिंथेटिक लिपिड और API, दोनों की हमारे यहाँ पर शॉर्टेज है। दोनों की शॉर्टेज अगर फुलफिल होगी, तब जाकर के ये जो ड्रग की शॉर्टेज है उसको पूरा किया जा सकता है। दैट मीन्स रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हमारे यहाँ पे चल रही है, और इसका असर कहीं ना कहीं पेशेंट्स को देखना पड़ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर एक ये छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर है कि जो स्नीफर डॉग्स होते हैं ना, जो डिटेक्टिव डॉग्स होते हैं, बोलो उनका यूज़ किया जा सकता है कि कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए गए वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो 90% तक एफिकेसी या एक्यूरेसी आ रही है। तो फिर पूछा गया कि क्या RT-PCR जैसे टेस्ट जो करवाए जा रहे हैं उसके कंपैरिजन में अगर डॉग्स को ही फिर डिप्लॉय कर दिया जाए? बोला नहीं,
ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये एक आप कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, सप्लीमेंट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं आरटीपीसीआर टेस्ट को आपने रिमूव कर दिया, अब डॉग से आप इन्फेक्शन का पता करा रहे हो। अब डॉग्स कैसे पता करते हैं? देखो इनकी जो स्मेल करने की जो पावर है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, इनके जो नाक की स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो थोड़ी डिफरेंट होती है, तो ऐसे में इनकी सूंघने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जो भी पेशेंट है कोविड से इन्फेक्टेड, उससे उसका सलाइवा हो गया या फिर मान लो जो यूरिन एक्सट्रैक्शन है, उनको अगर स्मेल करते हैं तो डॉग्स को थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कुछ ना कुछ एडिशनल वहाँ पर है। वो एडिशनल जो कंटेंट निकलता है उसको बोलते हैं VOC, जिसको बोला था वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो क्या है, यूरिन के साथ में या सलाइवा के साथ में या स्वेट मतलब पसीने के साथ में अगर निकलते हैं तो उसको स्मेल करके डॉग्स थोड़ा इंडिकेशन दे देते हैं कि कुछ डिफरेंट है इनमें। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो रिसर्च अभी चल रही है, एक्सपेरिमेंट लोग कर रहे हैं, टाइम बताएगा क्या होगा। बस एक छोटी सी चीज़ थी कि स्निफर डॉग्स का एक और यूटिलिटी हमारे सामने आती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गए हम इकोनॉमी पेज पे, जहाँ पर इंश्योरेंस से रिलेटेड जो FDI रूल्स हैं उनको चेंज करने की बात की गई थी और उन्हीं को अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ चेंजेस किए हैं और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश भी की जाएगी इनके थ्रू। तो अभी प्रोविज़न क्या कर दिया, एक तो ये कि इंश्योरेंस में अब FDI लिमिट जो है वो बढ़ा करके 74% कर दी गई है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। गैजेट में तो इसको डिक्लेयर कर दिया था, बट इससे रिलेटेड रेगुलेशंस रूल्स डिक्लेयर करने बाकी थे, वो अभी आ चुके हैं। तो प्रोविज़न क्या है मेन, एक तो 74% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अगर अलाउ कर देंगे ना किसी भी कंपनी में, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे। और अगर फॉरेन कंपनी जाकर हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करती है तो इंटरनेशनली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है ना, उसका फ़ायदा हमें यहाँ पर मिलेगा। तीसरा फ़ायदा क्या हो जाएगा कि वो जब यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर के आएंगी तो इंटरनेशनली बहुत सारी कंपनीज हमारे यहाँ पर अट्रैक्ट होकर के आएंगी, तो उनके बीच में कंपटीशन भी होगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज़ होंगी वो आपको सस्ते में अवेल होने लग जाएंगी। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। और FDI तो हमें अट्रैक्ट करना है ही, क्योंकि हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है ना वो बहुत कम है, लगभग 3.5% के लगभग है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अब दो वर्ड आ जाते हैं, देखो इंश्योरेंस की जब भी बात आती है तो दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है, एक तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, एक होता है इंश्योरेंस डेंसिटी। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब तो ये होता है कि हमारे देश की GDP के कंपैरिजन में कितना % इंश्योरेंस प्रीमियम है, ठीक है, कितने लोगों ने कितना रुपया का जो इंश्योरेंस ले रखा है वो अपने GDP कंपैरिजन में कितना % है, तो वो तो हो जाता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। दूसरा आ जाता है इंश्योरेंस डेंसिटी। इसका मतलब ये हो गया एक रेशियो आप निकालते हो कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोगों ने इंश्योरेंस ले रखा है, तो ये चीज़ हो गया इंश्योरेंस डेंसिटी। तो दोनों में आप डिफरेंस समझेंगे, गड़बड़ ना हो जाए। अब क्या प्रोविजन रखे जा रहे हैं, जो रेगुलेशन लाए गए हैं कि भाई अगर कहीं पर भी मान लो 74% तक फॉरेन कंपनी का इन्वेस्टमेंट किसी भी इंडियन कंपनी में होता है, तो वहां पर जो की बॉडी की जो पोस्ट है, जैसे कि डायरेक्टर की पोस्ट हो गई, की मैनेजमेंट पर्सनल की पोस्ट हो गई, या फिर चेयरपर्सन की बात करो जो कि बोर्ड के अंदर बैठेगा, या मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करो, तो उनमें आप देखोगे ना, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करो, CEO जिसको हम बोलते हैं, वो इंडियन रेजिडेंट ही होगा। एक तो ये प्रोविजन रखा गया है। ऐसा नहीं कि 74% आप यहाँ पर अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप अट्रैक्ट कर रहे हो और 74% अगर हिस्सेदारी किसी कंपनी में फॉरेन कंपनी की है, तो उस कंपनी का जो मेन जो एग्जीक्यूटिव होगा वो इंडियन रेजिडेंट ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी पावर ही वो फॉरेन कंपनी अपने हाथ में ले जाएगी। तो एक तो ये चीज़ प्रोविज़न रखे गए हैं। इसके अलावा आपको पता ही है सोवरन वेल्थ फंड है, पेंशन फंड्स हैं, इंश्योरेंस फर्म है, उनमें इन्वेस्टमेंट की कमी ना हो, उसको इंक्रीज़ करना है। एक प्रोविज़न आपको क्लियर आ गया। दूसरा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है, एक सेकेंड आप रुकेंगे, इसके अलावा साथ में ये भी कहा गया है कि कोई भी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट 49% से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि वहाँ पर अभी भी आप क्लियर नहीं कह सकते कि यहाँ पर ये इंडियन कंपनी है या फॉरेनर कंपनी है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में 49% से ज़्यादा है, तो उस केस में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के नंबर होंगे ना वो 50% से कम नहीं होंगे। ये ध्यान रखोगे। मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है अगर ज़्यादा आ भी जाता है, तो उस केस में मतलब आप देखोगे ऑनरशिप अगर उसकी चली जाती है, तो ऐसे में फॉरेन कंपनी के हाथ में चली जाती है, तो उसके बावजूद भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के जो नंबर हैं वो 50% से कम नहीं होने चाहिए, जितने भी डायरेक्टर्स के नंबर आप फिक्स करना चाहो।
और आपको मैं और चीज़ें बता ही चुका हूँ कि इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी करंटली कितना चल रहा है, उसको भी इंक्रीज़ करने के लिए की जा रही है, क्योंकि अभी करंटली कितना चल रहा है 3.71% जीडीपी के कंपैरिजन में। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, इंश्योरेंस डेंसिटी का मतलब मैंने आपको पहले ही बता ही दिया। तो ये था पूरा प्रोविज़न। आगे देखते हैं। इसके अलावा आरबीआई ने बैंक से ये कहा है कि भाई आपको जो हमने रिलैक्सेशन दिया है कोविड पैकेज के नाम पे, आप उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करो, जिससे कि क्रेडिट फ्लो आसान हो पाए, क्योंकि लोगों के पास में पैसा नहीं जाएगा तो इकोनॉमी कैसे सर्कुलेट हो पाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। तो इसमें देखो, एक तो बैंकों के पास में पैसा आए, पैसा आने के लिए अभी रिसेंटली आरबीआई के द्वारा एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया था कि जो पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सेक्टर है, उसको बूस्ट करने के लिए हमें फंड्स अवेल कराने होंगे, तो उनको आप जल्दी से जल्दी पैसा अवेल कराओ। ये प्रोविजंस हमने प्रीवियस डिस्कशन में पहले से कवर किया हुआ है। इससे क्या हो जाएगा कि जो स्मॉल यूनिट्स हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हेल्थ केयर से रिलेटेड इक्विपमेंट या कोई भी ड्रग है वो प्रोड्यूस हो रही है, या फिर कोई भी अगर बड़ी कंपनी है या हॉस्पिटल्स हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो उनको पैसा अवेल कराया जाए। तो इसके लिए देखो, आरबीआई ने मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए पहले से भी व्यवस्था कर रखी है। जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम जो शुरू किया था, उसमें ऑलरेडी आरबीआई ने बहुत सारा पैसा मार्केट में फेंका, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट में फ्लोट कर रही है वो एब्जॉर्ब भी की है। पर सवाल यह आ जाता है कि आरबीआई जब इतने कदम ले रहा है, तो क्यों बैंक, मतलब क्यों एक हमारी इकोनॉमी में एक हमें साइकिल क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक साइकिल। तो उसके पीछे दो वजह बताई जा रही है, दो क्वेश्चंस बताई जा रही है। नंबर वन तो एक तो ये है कि बैंक जो है ना, वो जल्दी से आरबीआई की जितनी भी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस की हुई रहती है उसको ट्रांसमिट नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात की जा रही है कि क्रेडिट ऑफ टेक जो रहा वो केवल 5.6% ही रहा। मतलब उधार देने का आप देखो, केवल 5.6% ही राइज हुआ। बहुत सोच समझ करके बैंक दे रहे हैं, क्योंकि बैंकों के साथ में प्रॉब्लम क्या आ रही है, एनपीएस की, पहली बात। दूसरी चीज ये, अगर बैंकों ने उधार देना शुरू भी कर दिया, तो अभी तो अलग अलग स्टेट में अभी तक केसेस कम थोड़े ना हो गए, कोविड के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और स्टेट अलग अलग स्टेट्स अपने यहाँ पर अलग अलग तरीके की रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। कहीं लॉकडाउन लग रहा है, कहीं पे मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन हो रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इस पर बहुत बड़ा सवाल है, क्या हमारी इकोनॉमी प्रॉपर्ली ग्रो कर पाएगी? नहीं तो फिर एनपीएस और बढ़ जाएंगे। इसके अलावा इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी अगर मार्केट में रुपया बहुत ज़्यादा घूम गया है तो ये बहुत सारे सवाल हैं। पर वही चीज़ अभी फिलहाल टारगेट ये है कि कैसे भी करके एक तो बीमारी रुके, और दूसरी भूखे तो कोई ना मरे। मैंने आपको हमेशा बताया है कि इन्फ्लेशन तो अगर आदमी की आधी रोटी छीनती है, तो जो डिफ्लेशन है ना, बिल्कुल मंदी जब आ जाएगी ना, रिसेशन जब आ जाता है, तब मानो एक रोटी पूरी छीनती है। तो बहुत मुश्किल का टाइम होता है। तो ऐसे में उससे बाद में निपटा जाएगा, पर पहली जो प्रायोरिटीज़ हैं, अब देखो अमेरिका जैसी कंट्री कहीं ना कहीं 1.9 ट्रिलियन डॉलर का पैसा मार्केट में फेंक रही हैं कि कैसे भी करके लोगों के हाथों में पैसा जाए और वो मांगे और मांगेंगे तो फिर ऑटोमेटिकल साइकिल बन जाएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है लास्ट क्वार्टर 2020-21 का, उसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ कंसीडर की जा रही है एसबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.3%। तो ऐसे में ओवरऑल आप देखोगे ना, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में हमारी इकोनॉमी जो है वो 7.3% से कॉन्ट्रैक्ट करती हुई दिखाई जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो कि मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ें थी। अब बची हुई न्यूज़ को हम थोड़ा थोड़ा समरी में आपको लास्ट में अब देता हूँ। एक न्यूज़ तो ये यहाँ पर है कि फाइजर ने ये कहा है कि हम 5 करोड़ डोज आपको दे देंगे, पर जुलाई अक्टूबर में आते आते देंगे। और मॉडर्ना ने ये बोला कि हम आपको सिंगल शॉट वैक्सीन अवेलेबल करा देंगे, पर अगले साल तक करवाएंगे। बातचीत चल रही थी ना, हमारे जो अभी डिमांड चल रही थी कि वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है, कहीं ना कहीं कैसे पूरी की जा सके, इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनके साथ में कैसे एंगेज किया जा सके, उसको लेकर के। इसके अलावा इंडिया की एक ड्रग मैन्युफैक्चरर है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसका नाम है वॉकहार्ड। उन्होंने ये कहा है कि हमें एक बार आप वैक्सीन प्रोड्यूस करने का अप्रूवल दे दो। इसमें मेन चीज़ तो क्या आ रही है कि मान लो जैसे कोवैक्सीन है, ठीक है, भारत बायोटेक का, वो अगर टेक्निकलिटीज़ अगर वो इनके साथ में शेयर कर लेंगे वॉकहार्ड के साथ में, तो वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इनके साथ में टेक्निकल वो ये प्रोडक्शन कर पाएंगे वैक्सीन्स का। तो एक साल में 2 बिलियन वैक्सीन्स तक प्रोड्यूस करने तक की यहाँ पर क्लेम की जा रही है। देखेंगे होता है क्या, अभी कुछ क्लियर नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एक अपनी टेंडेंसी बताई जा रही है कि क्लास 12th स्कूलिंग की जो लास्ट एग्ज़ाम होती है, बोलो तो होनी ही चाहिए, बट वही बात है, स्टेट्स का ओपिनियन आएगा तब जाके क्लास 12 का डेस्टिनेशन या डेस्टिनी फाइनल होगी कि एक बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं या नहीं होने हैं। बस इसमें यही बताया हुआ है। आगे देखते हैं।
आपको पता है कि स्टेट्स को ये कहा था कि आप ग्लोबल टेंडर ओपन कर सकते हो वैक्सीन के लिए। तो ऐसे में राजस्थान की तरफ से जब ग्लोबल टेंडर पे डिबेट हुई, बातचीत हुई, तो मॉडर्ना और फाइजर ने जो रेट्स बताई है ना, वो राजस्थान सरकार को अभी जो वैक्सीन जिस रेट पे मिल रहा है ना डोमेस्टिकली, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, बोलो उससे बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में एक बार सोचा जाएगा, आगे जल्दबाजी हम नहीं करेंगे, ये बताया जा रहा है। ये आपको पता ही है कि उड़ीसा में अभी साइक्लोन यास, अभी अपडेट आ गया मेरे पास, अभी आया था, आपने भी देख लिया होगा, लैंडफॉल हो चुका है बे ऑफ बंगाल में। अब उससे रिलेटेड जो कुछ भी होगा वो हम डिटेल आगे कल आ जाएगी, इससे रिलेटेड वो डिस्कस कर लेंगे। बट अभी तक लाखों लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। ये वाकई में अभी क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है ये पे। और ये चीज़ तो पहले ही बोली हुई है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को आप बिल्कुल सेपरेट करके मत चलो, नहीं तो आप एक तरफ डेवलपमेंट करोगे, दूसरी तरफ जो अर्थ है वो रिटेलिएट करेगी, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई हम समझ सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी को देख करके फिर बाद में होम आइसोलेशन को देखा जा रहा है कि जहाँ पर केसेस ज़्यादा आ रहा है वहाँ पर होम आइसोलेशन नहीं, सीधा हॉस्पिटल में लेके चलो। एक ये असम का एक सोशल मैनेस है, विच क्राफ्ट। मतलब ये इसका मतलब होता है, विच क्राफ्ट का मतलब कि अगर समाज के खिलाफ कोई नई बात उठाता है, मान लो कोई अनऑर्थोडॉक्स मैनर में कोई कुछ एक्टिविटी करता है, तो समाज के लोगों को यूँ लगता है कि ये बंदा जो है वो समाज के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है, तो उस बंदे को मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये विच क्राफ्ट वाला जो ट्रेंड है ना, ये असम में बहुत ज़्यादा है। और आप देखोगे लिंचिंग कर दी जाती है, मतलब मर्डर कर दिया जाता है उनका। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। और गवर्नमेंट का अगर डेटा देखें ना, तो दिसंबर 2019 तक, ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से दिसंबर 2019 तक लगभग 107 लोगों को विच हंटिंग के हत्थे चढ़ा दिया गया है। 2011 से लेके और 2019 तक 107 लोगों को विच हंट कर दिया। मतलब आप देखोगे वहां पर इन 107 लोगों की सजा क्यों मर्डर किया गया इनका, ये कह के कि तुम हमारे समाज के लिए घातक साबित हो सकते हो। ठीक है, अब वो अनऑर्थोडॉक्स मैनर में लाइफ जीना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो कहां पर फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कुछ इनोवेटिव कुछ करना चाहते हैं। आप देखते हो हमारी ड्यूटी क्या है, साइंटिफिक टेम्पर को इंप्रूव करने की बात करता है ना आर्टिकल 51A। ठीक है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, आगे चलते हैं। इसके अलावा एक न्यूज़ आई है कि एक यूट्यूबर ने रेसिस्ट रिमार्क कर दिया। अब आप जानते हो कि नॉर्थ ईस्ट में जो लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं वो मंगोलियन रेस के हैं। ठीक है, तो ऐसे में उनके ऊपर बहुत सारे कमेंट कर दिए, और उसी के चलते एक यूट्यूबर ने भी कमेंट कर दिया, रेसिस्ट रिमार्क कर दिया, तो इसके अगेंस्ट में अभी प्रोसीडिंग शुरू हो गई, अरेस्ट इसको कर लिया गया है। तो ऐसे स्टेटमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि आप देखते हो कि हमारे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है RRCSP के बेसिस पे, मतलब रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। साथ में यूपी में वैक्सीनेशन के नंबर्स हैं वो डिप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसकी वजह क्या है, बोला वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत ज़्यादा, लोग डर रहे हैं वैक्सीन लेने से, तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ से समझ में आती है। आगे देखते हैं। फिर इकोनॉमी पेज पे एक छोटी सी न्यूज़ है, वो ये कि फेसबुक ने भी अपनी तरफ से कह दिया है कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स को कंप्लाई करने में बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के साथ में कंसल्ट कर रहे हैं। क्योंकि कल हमने देखा ना, फेसबुक और ट्विटर को आड़े हाथों लिया गया था कि अगर फेसबुक और ट्विटर जो है वो एक ग्रीवेंस ऑफिसर को अपॉइंट नहीं करते हैं, जो कि एक नोडल कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा, कि अगर किसी भी रेजिडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट डाली जाती है, ट्विटर पे ऊपर कोई पोस्ट डाली जाती है, तो वो उस नोडल कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जाकर के अपनी ग्रीवेंस को एड्रेस करा सके। तो उसके लिए अभी फेसबुक के ऊपर प्रेशर बनाया गया। 26 मई आज की तारीख एकदम बिल्कुल डेडलाइन दे दी थी, तो ऐसे में फेसबुक ने कहा कि हम कंप्लाई करने के लिए रेडी हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी फेसबुक ये हमारे पास आर्टिकल आया। अगर फेसबुक ये जो ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को अपॉइंट नहीं करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम होगी। आईटी एक्ट 2000 का जो सेक्शन 79 है, जिसमें इन प्लेटफॉर्म्स को इम्यूनिटी मिलती है, वो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा और दूसरे आप देखोगे कि WHO का अप्रूवल कोवैक्सीन को मिलने वाला है जुलाई-सितंबर में, जिससे कि भारत बायोटेक का ये जो कोवैक्सीन है ना, ठीक है, इस कैंडिडेट को अप्रूवल मिल जाएगा। तो जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ हैं, जैसे ब्राज़ील का नाम यहाँ पर आ रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो ब्राज़ील के अलावा ब्राज़ील, US, हंगरी, यहाँ पर भी डिमांड पूरी की जा सकेगी। बस WHO एक बार अप्रूवल दे दे कोवैक्सीन को, वो वाली बात है। एग्जिम बैंक के बारे में आप देखोगे, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है ना, उसके बारे में आपको डिटेल गेन करनी है कि एग्जिम बैंक क्या है, कब स्टैब्लिश किया गया था, क्या काम है, ठीक है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर ऑपरेट होता है, वो सारी चीज़ आप बताओगे मुझे। ठीक है, तो डिस्कशन में मेन कंटेंट इतना ही था। इधर आप देखोगे ना ऊपर
गूगल के ऊपर लगाम खींच रखी है जर्मनी में कि भाई आप जो हैं वो कहीं ना कहीं पार्शियलिटी का बिहेवियर रखते हो, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जर्मनी में, ठीक है। रशियन कोर्ट ने भी गूगल के ऊपर पेनल्टी लगा दी $6 मिलियन की। तो पॉइंट यहाँ पर जो आ रहा है ना वो ये $81,000 की लगभग, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि जो पूरे जो जाइंट्स है ना, ग्लोबल जाइंट्स, टेक्निकल जाइंट्स, अब इनकी शायद उल्टे दिन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब इनके ऊपर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। पर वही चीज़ है, कंप्लाइंस अगर नहीं करेंगे रूल रेगुलेशंस के साथ में तो वो तो चीज़ कहीं ना कहीं सबके साथ ही प्रॉब्लम है ही, ठीक है। नॉर्म्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ को तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, मुद्दा यहीं पे खत्म है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।